हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 3 की। 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम डी ब्लॉक के तत्वों के जो सामान्य गुण हैं उनकी स्टडी कर रहे थे। 4 सामान्य गुणों की हमने बात कर ली थी। एक और सामान्य गुण बचा हुआ है और वो कौन सा है देखिएगा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। तो आयनन विभव में आपको क्या ध्यान रखना है देखिएगा। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एक श्रेणी में आयनन विभव असमान क्रम में बढ़ता है। असमान क्रम में क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5 और D10 होता है, यानी अक्रिय गैस विन्यास D0 का मतलब होता है अक्रिय गैस विन्यास, D5 का मतलब होता है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और D10 का मतलब होता है पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिन तत्वों का अक्रिय गैस विन्यास या अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनका आयनन विभव यानी IP, आयनन विभव को हम IP के द्वारा शो कर सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP क्या होता है, उच्च होता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जिंक, कैडमियम व मरकरी के आयनन विभव के मान, जिंक, कैडमियम एवं मरकरी के आयनन विभव के मान अपनी श्रेणी में उच्चतम होते हैं। अपनी श्रेणी में क्या होते हैं, उच्चतम। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पूर्णपूरित होता है। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इस कारण से इलेक्ट्रॉन निकालना बाह्यतम कोश से आसान नहीं होता, ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है। तो बताओ आयनन विभव क्या होता है, अपनी श्रेणी में उच्चतम होता है। तो आयनन विभव में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि श्रेणी में आयनन विभव असमान क्रम से क्या होता है, बढ़ता है। D0, D5, D10 विन्यास रखने वाले तत्वों का IP क्या होता है, उच्च होता है। और यदि अपन श्रेणी में उच्चतम आयनन विभव की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी का आयनन विभव उच्चतम होता है, कारण पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य गुणों के बाद हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों की। डी ब्लॉक के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। और अभिलाक्षणिक गुणों में पहला जो गुण है वो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्य गुणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो अभिलाक्षणिक गुण है। बोर्ड एग्जाम में सामान्य गुणों से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते जितने क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, अभिलाक्षणिक गुणों से। तो अभिलाक्षणिक गुण जो है उनकी टोटल नंबर 7 है। 7 अभिलाक्षणिक गुण हम पढ़ेंगे और इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप उन अभिलाक्षणिक गुणों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। निश्चित रूप से डी ब्लॉक का जो क्वेश्चन है वो 99% यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो गुण है वो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। देखिएगा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है किसी तत्व के द्वारा एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाया जाना। जैसे अपन बात करें, आपने सुना होगा कि आयरन जो होता है वो +2 में भी पाया जाता है और आयरन +3 में भी पाया जाता है। तो बताओ आयरन की कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो गई, 2, +2 भी हो गई और +3 भी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो रही है। आयरन 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था मुख्य रूप से दिखा रहा है, +2 और
+3। जैसे अपन बात करें सोडियम की, तो सोडियम केवल +1 में पाया जाता है, इसका मतलब सोडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है किसी तत्व के द्वारा एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाना। जैसे अपन बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो होता है वो +2 में भी होता है, +4 में भी होता है, +7 में भी होता है। समझ में आ रही है? तो बताओ, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का दर्शाया जाना किसी तत्व के द्वारा क्या कहलाता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब किसी तत्व के द्वारा एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाया जाना। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो फिलहाल देखिएगा, सबसे पहली बात हम करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। देखिएगा, डी ब्लॉक में जो तत्व हैं जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों के जो n-1d कक्षक व ns कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है, n-1d कक्षक और ns कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रयुक्त होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रयुक्त। यानी क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई डी ब्लॉक का तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उस डी ब्लॉक के तत्वों के कौन से इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में काम में आते हैं? कौन से आते हैं बच्चों? n-1d और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन। सर n-1d का मतलब क्या है? जैसे मान लो अपन स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1 4s2। ठीक है, बताओ स्कैंडियम की आवर्त संख्या कितनी है? 4। ठीक है, तो देखो ये जो 3d है ना वो तो क्या है, n का मान कितना है? 4, 4 में से 1 कम करो कितना हो गया? 3। तो 3d तो क्या हो गया? n-1d और आवर्त संख्या 4 और s के भी कितना लगा हुआ है? 4। तो ये जो 4s है वो क्या हो गया? ns हो गया। तो 3d और 4s, यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो 3d और 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसी कारण ये क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब बात आती है कि सर n-1d और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं या भाग लेते हैं, इस कारण से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाई जाती है? तो इसके 2 कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? 2। ये बात आपको बोर्ड एग्जाम में लिखनी होती है। आपसे पूछ ले कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो आप कहोगे डी ब्लॉक के तत्व जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो n-1d और ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं या भाग लेते हैं, और भाग लेने के कारण से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? देखिएगा, कारण नंबर 1, पहला कारण है कि n-1d व ns कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्या क्वेश्चन आएगा पहले मैं बता देता हूं कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके 2 कारण लिखिए या 1 कारण लिखिए। तो आपको पहला कारण लिखना है कि n-1d व ns कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है? समान। लगभग समान ऊर्जा होने के कारण से दोनों कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रायिकता है वो अधिक रहती है, जिस कारण से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। तो बताइएगा पहला कारण क्या है? n-1d व ns कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है? समान। और दूसरा कारण है अस्थायी क्रोड की उपस्थिति। अस्थायी क्रोड की उपस्थिति। क्रोड का मतलब है बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अपन बात करें Fe+2 की, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था 3d6 4s2। तो बताओ Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d6 4s
0। अब आप इस क्रोड को देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है? अस्थायी। क्यों? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ये क्रोड या ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये चाहता है कि मैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो जाऊं। तो परिवर्तित होने के लिए Fe क्या करता है? एक और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कौन सी? Fe+3। Fe+3 में क्या होगा? इस D से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो 3d5 4s0। तो बताओ ये विन्यास कैसा हो गया या ये क्रोड कैसा हो गया? स्थायी क्रोड। तो अस्थायी क्रोड था, इसीलिए उसको क्या बनाना पड़ा? स्थायी क्रोड। अस्थायी क्रोड से स्थायी क्रोड बनाने के लिए उसने एक और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा दी। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? तो इसके 2 कारण आपको लिखने हैं। नंबर 1, n-1d और ns कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है बच्चों? समान होती है। और नंबर 2, अस्थायी क्रोड की क्या होती है? उपस्थिति होती है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, जो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व हैं या 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनको आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो देखिएगा, अपन 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों को लिख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक। ठीक है, ये क्या है? 3D श्रेणी के तत्व है, 3D श्रेणी की क्या है? धातु है। अब हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद करना है। मैग्नीज जो होता है वो +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। +2 से कहाँ तक? +7, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। मैग्नीज जो होता है वो +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं 3D श्रेणी में मैग्नीज के द्वारा ही दर्शाई जाती है। और इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक तो +2 स्थायी होती है और एक कौन सी स्थायी होती है? +7। गोले लगाकर मैं स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अंकित करूंगा। क्या करूंगा? अंकित करूंगा। तो बताओ, एक तो +2 स्थायी होती है और एक +7 स्थायी होती है। ठीक है, अब अपन मैग्नीज से बाएं आएंगे और मैग्नीज के दाएं जाएंगे। बताओ, मैग्नीज के बाईं ओर क्या है? क्रोमियम और मैग्नीज के दाईं ओर क्या है? आयरन। ठीक है, इसको 7 तक लेके आए, इन दोनों में हम +6 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? +6 तक। तो +2, +3, +4, +5 और +6। और इधर भी हम +6 तक आएंगे, लेकिन हम इसमें +5 को छोड़ देंगे। ये एक्सेप्शन है, इनके कोई कारण नहीं होते, आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है। +5 आयरन का नहीं होता। और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? +6 लिख दिया। अब देखो, यदि हम बात करें क्रोमियम की और हम बात करें आयरन की, कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी स्थायी है? क्रोमियम की +2 स्थायी है, +3 स्थायी है और +6 स्थायी है। यदि हम बात करें आयरन की तो +2 स्थायी है और +3 स्थायी है। ठीक है, इन +2 और +3 में से ज़्यादा स्थायी कौन है? +3 है। क्यों? क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन का जो क्रोड होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन है? +3 है। ठीक है, जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए एक बार। अब हम आते हैं क्रोमियम के बाईं ओर और आयरन के दाईं ओर। क्रोमियम के बाईं ओर यदि हम आए तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं +2, +3, +4 और +5 तक आना है। कहाँ तक आना है? +5 तक। और कोबाल्ट में भी आपको कहाँ तक आना है? +5 तक। +2, +3, +4 और +5। ठीक है, अब देखो, वेनेडियम जो है उसकी +5 स्थायी होती है। +5 क्या होती है? स्थायी। ठीक है, और कोबाल्ट की +2 स्थायी है और +3 स्थायी है। +2 स्थायी है और प्लस क्या है? 3 स्थायी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं वेनेडियम के बाईं ओर और कोबाल्ट के दाईं ओर। वेनेडियम के बाईं ओर आए तो
टाइटेनियम है, टाइटेनियम की +2 +3 और +4 होती है, जिसमें से +4 क्या होती है, स्थायी होती है। यदि हम चले निकल की ओर तो निकल में +2 +3 +4 होती है और +2 क्या होती है बच्चों, स्थायी होती है। ठीक है, अब टाइटेनियम के बाईं ओर आए तो स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 और वो क्या होती है, स्थायी होती है। वो क्या होती है, स्थायी होती है। इसका मतलब स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, स्कैंडियम परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। अब हम चलें निकल से दाईं ओर, तो दाईं ओर एक तो कॉपर है +2 और +3, ठीक है, जिसमें से +2 क्या होती है, स्थायी होती है। कॉपर की एक और ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ +1, क्या होती है, +1। अब जिंक पे चले तो जिंक की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 जो कि स्थायी भी है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का एक चार्ट, एक सारणी मैंने आपके सामने बना दी। तो यहाँ पर जो गोले लगे हुए हैं वो किसको दिखा रहे हैं, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को। अब देखो इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है। डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है। तो आप इस सारणी को, इस चार्ट को, इस बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसको अच्छे से देखिएगा और देखिएगा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा बार आई है। +2 आई है कि नहीं आई, सबसे ज़्यादा बार कौन सी आई है, +2। इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यदि आपसे पूछे तो वो क्या होगी, +2, क्या होगी, +2। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगली बात सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। कारण आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। दो तत्व ऐसे हैं, एक तो स्कैंडियम और एक जिंक, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाने वाले तत्व कौन कौन है भैया, एक तो स्कैंडियम है और एक क्या है, जिंक है। ठीक है, अगली बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था 3D श्रेणी में कौन दर्शाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, मैंगनीज। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है बताओ, मैंगनीज की। कारण पूछे तो आप कहोगे कि मैंगनीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। देखिएगा बच्चों, यदि हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s1 और यदि हम बात करें किसकी, मैंगनीज की, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2। यदि हम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो क्रोमियम और मैंगनीज में क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो बताओ मैंगनीज में ज़्यादा है कि नहीं है। इस कारण से मैंगनीज जो होता है वो सर्वाधिक संख्या में क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो आपसे यदि पूछ ले कि मैंगनीज सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, तो आप कहोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होने के कारण। क्रोमियम में डी में और मैंगनीज में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है कि नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है, मैंगनीज में। क्रोमियम में कम है। क्रोमियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3d और 4s में मिला के कितने, अच्छे हैं कि नहीं है। क्रोमियम का क्या बताया, 3d5 4s1। मैंगनीज का क्या बताया, 3d5 4s2। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में देखने होते हैं, यहाँ पर डी में टोटल 5 है, लेकिन टोटल नंबर इसमें कितने हैं, 7। इसलिए मैंगनीज क्या करता है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अगली बात, ठीक है, अगली बात आपसे क्या पूछी जा सकती है
कि किसी भी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 3D श्रेणी में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो देखिएगा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का एक सूत्र है N+2। N+2 के द्वारा आप किसी भी तत्व में उच्चतम संख्या किसी भी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगा सकते हैं। जहां N क्या है, N+2 से आप क्या निकालोगे, N+2 से आप निकालोगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान। क्या निकालोगे, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान, जहां N क्या है, N-1D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिएगा स्कैंडियम की बात करें तो विन्यास है 3D1 4s2। बताओ D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक में जोड़ो 2, N+2 बताया ना, N+2 बताया, क्या सूत्र बताया, N+2, जहाँ पे N क्या है, N-1D कक्षक यानी 3D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो बताओ स्कैंडियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, टाइटेनियम का है 3D2 4s2। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2 और 2 4। तो बताओ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 4। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, 3D3 4s2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 और 2 कितनी हो गई, 5। ठीक है, क्रोमियम पे अगर हम चलें तो क्रोमियम पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता, ध्यान रखिएगा। N+2 का फॉर्मूला क्रोमियम पर और कॉपर पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो चेंज हो जाते हैं। अगर आप चेंज नहीं करो तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो आपको क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +6। इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हम चेंज कर देते हैं, चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि D5 विन्यास D4 से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी। अगर आप चेंज नहीं करो तब ये फॉर्मूला लगेगा 3D4 4s2। ये होना चाहिए था लेकिन ये होता है क्या, नहीं। अगर मान लो यही होता तब ये फॉर्मूला लगता, 4 + 2 कितना हो जाता, 6। तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला क्रोमियम पर तभी लागू होगा जब हम उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो होना चाहिए था। ठीक है, चलो मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलिएगा 3D5 4s2, 5 और 2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। आयरन की बात करें तो 3D6 4s2। तो बताओ आयरन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को आप डी उपकोष में फिल करोगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो बताओ आयरन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +6 है। अब हम बात करेंगे कोबाल्ट की। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D7 4s2। 3D7 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 3 और 2 कितना हो गया, 5। निकल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4। कॉपर में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता, कॉपर में फॉर्मूला लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉपर के अंदर क्या होता है, D10 विन्यास हो जाता है। अगर आप इसका जो होना चाहिए था वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके आधार पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। और जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, 3D10 हो जाता है, तो 0 + 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया मैंने, N+2। लेकिन ये फॉर्मूला किस पर लागू नहीं होता, क्रोमियम और कॉपर पर। अगर इन पे लागू करना है तो आपको वो वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका लिखना होगा जो होना चाहिए था। ठीक है, यदि किसी संक्रमण धातु के यौगिक में, संक्रमण धातु के यौगिक में संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। यदि किसी संक्रमण धातु के यौगिक में
संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, और अपनी मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये 3 स्थिति आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा देखिएगा, संक्रमण धातु के यौगिक में संक्रमण धातु यदि अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो यौगिक सर्वाधिक अम्लीय होता है। सर्वाधिक क्या होता है? अम्लीय। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो यौगिक क्या होगा? सर्वाधिक अम्लीय। ठीक है, सर्वाधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का होगा। सर्वाधिक क्या होगा? सहसंयोजी प्रवृत्ति का। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होने पर यौगिक सर्वाधिक ऑक्सीकारक होता है। सर्वाधिक क्या होता है? ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि यदि ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है इसका मतलब अब उसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज़्यादा कोई ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं होगी, तो केवल उसका क्या होगा? अपचयन। और जिसका अगर केवल अपचयन होगा तो वो क्या होगा? सर्वाधिक ऑक्सीकारक। ठीक है, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर यौगिक सर्वाधिक अम्लीय होता है, सर्वाधिक सहसंयोजी होता है और सर्वाधिक क्या होता है? ऑक्सीकारक। यदि संक्रमण धातु के यौगिक में संक्रमण धातु अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो यौगिक सर्वाधिक क्षारीय होगा। सर्वाधिक क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, अब देखो, सर्वाधिक आयनिक होगा। सर्वाधिक क्या होगा? आयनिक। और सर्वाधिक अपचायक होगा। और संक्रमण धातु के यौगिक में यदि संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था मध्यम मान की है या मध्यम है तो वो यौगिक उभयधर्मी होगा। कैसा होगा? उभयधर्मी। इसका मतलब उसमें अम्लीय गुण भी होंगे और उसमें क्षारीय गुण भी होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर सर्वाधिक अम्लीय क्यों होगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था यदि उच्च होगी तो इसका मतलब उसके ऊपर प्लस आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी, और प्लस आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यदि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो इसका मतलब क्या होगा? निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होगा प्लस आवेश की मात्रा कम है। प्लस आवेश की मात्रा कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी, त्यागने की क्या होगी? ज़्यादा। और त्यागने वाले पदार्थ क्या होते हैं? क्षार। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था फजान का रूल, फजान का नियम। फजान के नियम अनुसार संक्रमण धातु या किसी भी धातु के यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यदि उच्च होती है, धातु पर आवेश उच्च होता है, धनावेश ज़्यादा होता है तो उसमें सहसंयोजी गुण क्या होते हैं? ज़्यादा। और धनावेश की मात्रा कम होती है तो उसमें सहसंयोजी गुण कम होंगे। तो बताओ उसमें कौन से गुण आएंगे? फिर आयनिक गुण आएंगे। ठीक है, सहसंयोजी गुण के विपरीत कौन से गुण होते हैं? आयनिक गुण होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकारक और अपचायक का मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था उच्च है तो उसका अब ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, केवल क्या होगा? अपचयन। और केवल अपचयन होगा तो बताओ वो क्या होगा? सर्वाधिक ऑक्सीकारक। ठीक है, और इसमें केवल क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक। और अपचायक का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सर्वाधिक अपचायक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक लिखा MnO, एक मैंने लिखा MnO2, एक मैंने लिखा Mn2O7। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन तीनों को ऑक्सीकारक प्रकृति के क्रम में व्यवस्थित करो। कौन ज़्यादा ऑक्सीकारक है और कौन कम ऑक्सीकारक है, या कौन प्रबल ऑक्सीकारक है और कौन दुर्बल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले
इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालोगे संक्रमण धातु की, तो बताओ मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था MnO में कितनी है, +2। MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है, +4। और Mn2O7 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण कितना है, +7। कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में सीख के आए हो। मैग्नीज का X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो बताओ X बराबर कितना हो गया, +2। ठीक है, MnO2 में निकाल के बता देता हूँ। MnO2 X -4 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया, +4। ठीक है, Mn2O7 2x, 2 मैग्नीज है ना, 2x -14 = 0, तो x = कितना हो गया, +7। तो ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था तो आपको निकालनी आती होगी, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ। तो बताओ, आपसे पूछ रहा है ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम बताओ। ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछा है आपसे, तो बताओ सर्वाधिक ऑक्सीकारक कौन होता है। सर्वाधिक ऑक्सीकारक वो होता है जिसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उच्चतम होती है। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, उच्चतम, क्योंकि उसका अब ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, केवल क्या होगा, अपचयन। ठीक है, तो बताओ सर्वाधिक ऑक्सीकारक कौन होगा, Mn2O7। Mn2O7। फिर कौन होगा, MnO2 +4 वाला, और फिर कौन हो जाएगा, MnO। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि सहसंयोजक प्रवृत्ति का क्रम बताओ, तो सहसंयोजक प्रवृत्ति का क्रम भी यही हो जाएगा। जिस संक्रमण धातु की यौगिक में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होगी वो सर्वाधिक सहसंयोजी होगा, और जिसमें न्यूनतम होगी वो न्यूनतम सहसंयोजी होगा, या सर्वाधिक क्या होगा, आयनिक होगा। और यदि आपसे पूछे अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम बताओ, तो अम्लीय प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा होगी, Mn2O7 की, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उच्चतम, और इसमें क्या है, न्यूनतम, तो इसमें न्यूनतम अम्लीय प्रवृत्ति होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, Mn2O7। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ, MnO2, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, Mn। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, संक्रमण धातु का कोई यौगिक दे रखा हो, 2-3 यौगिक आपको दिए जाएंगे, 3-4 दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम बताओ, अपचयक क्षमता का क्रम बताओ, अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम बताओ, क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम बताओ, सहसंयोजक गुण बताओ, आयनिक गुण बताओ, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, जो हमारा पहला अभिलाक्षणिक गुण था। अभिलाक्षणिक गुणों में दूसरा गुण है रंगीन गुणधर्म। रंगीन गुणधर्म, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं, रंगीन। जैसे टाइटेनियम +3 जो होता है वो बैंगनी होता है। टाइटेनियम +3 कैसा होता है बच्चों, बैंगनी रंग का होता है। जैसे अपन बात करें Fe+2 की, Fe+2 जो होता है वो हरा होता है। Fe+3 आयन जो होता है वो पीला होता है। निकल +2 आयन जो होता है वो हरा होता है। तो अधिकांश संक्रमण धातुओं के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। कारण आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, देखिएगा, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन क्यों होते हैं, इसका कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। यदि किसी संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वापिस से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि किसी संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में वो संक्रमण धातु का आयन क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक है, तो अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयनों में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है डी कक्षक में, जिस कारण से संक्रमण धातु के आयन अधिकांशतया क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और जिन संक्रमण धातुओं के आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। वो क्या होंगे, रंगहीन। पहले मैं टाइटेनियम +3 पे विचार करता हूँ। देखिएगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar 3d2 4s2। ठीक है, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 22। तो 2 इलेक्ट्रॉन डी में आ गए और 2 एस में आ गए। ठीक है, अब ये टाइटेनियम +3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, टाइटेनियम +3 में एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, पहले एस से इलेक्ट्रॉन निकालने, फिर किससे निकालने, डी से। तो डी में कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब डी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित। तो इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से ये क्या होता है, रंगीन होता है। सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा क्या होता है कि संक्रमण धातु का आयन रंगीन हो जाता है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है, तो टाइटेनियम +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 3d14s0। अब अपन बात करें Fe+2 की। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आर्गन है आगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, अब बताओ Fe+3 है ये। Fe+2 Ar 3d6 4s0। तो बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ये देखो डी उपकोष हो गया, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, आपने क्लास 11 में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों को विपरीत चक्रण के साथ युग्मित करोगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इसका मतलब इस संक्रमण धातु के आयन में भी क्या उपस्थित है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिस कारण से क्या होता है, ये रंगीन होता है। ठीक है, Fe+3 में क्या हो जाएगा, Fe+3 कर दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो बताओ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से ये क्या होते हैं, रंगीन। जैसे निकल +2 की बात करें, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d8 4s2। तो बताओ निकल +2 का क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस प्रकार की स्थिति होगी कि नहीं होगी, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, 2। तो निकल +2 भी क्या हो गया, रंगीन हो गया। तो अधिकांश संक्रमण धातु के आयन रंगीन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बच्चों, डी कक्षक में। ठीक है, डी कक्षक में। अब बात आती है कि सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण से ये रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका जो कारण है प्रॉपर्ली आपको चैप्टर नंबर 9 में समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है डी संक्रमण। क्या नाम है, डी संक्रमण। सर डी संक्रमण क्या होता है, तो डी संक्रमण के बारे में आपको चैप्टर नंबर 9 में मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर किस में पढ़ाऊंगा, 9 के अंदर। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना तैयार करें कि संक्रमण धातु के जो आयन होते हैं वो अधिकांश संक्रमण धातु के आयन रंगीन क्यों होते हैं। तो आपका आंसर होगा डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण। कौन से संक्रमण के कारण, डी संक्रमण के कारण। सर ये डी संक्रमण क्या होता है, तो डी संक्रमण आपको अभी समझ में नहीं आएगा और ना मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी अपन ने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा नहीं है। वहाँ पर अपन जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें अपन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल विपाटित होता है, फिर T2G EG बनता है, तो वो चीज़ें आपको वहीं समझ में आने वाली है। तो फिलहाल आपको बोर्ड परीक्षा में जो आंसर लिखना होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या आंसर लिखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण से अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। अब यदि मान लो किसी संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बताओ क्या वो रंगीन होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि डी संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि डी संक्रमण नहीं होगा। डी संक्रमण तभी होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो। जैसे अपन बात करें
स्कैंडियम +3 की, टाइटेनियम +4 की, जिंक +2 की, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित, तो ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d1 4s2, तो स्कैंडियम +3 का क्या हो जाएगा 3d0 4s0। तो बताओ क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं +3 आवेश हो तो। टाइटेनियम +4 का क्या होगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया 3d2 4s2, तो बताओ टाइटेनियम +4 का क्या हो जाएगा 3d0 4s0। तो बताओ क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो मान लो आपसे पूछ ले कि जिंक +2 रंगहीन क्यों होता है, आप लिखोगे क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, जिस कारण से ये क्या होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें डी संक्रमण संभव। अभिलाक्षणिक गुणों में तीसरा गुण है चुंबकीय गुण। ठीक है, तो हमने 2 अभिलाक्षणिक गुण पढ़ लिए। पहला अभिलाक्षणिक गुण पढ़ा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा अभिलाक्षणिक गुण हमने पढ़ा रंगीन गुणधर्म। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है चुंबकीय गुण। देखिएगा बच्चों, अधिकांश पदार्थ या तो अनुचुंबकीय होते हैं या प्रतिचुंबकीय। अधिकांश पदार्थ या तो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, या क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। फिलहाल जितना यहाँ पर काम में आएगा मैं वापस से बता दूंगा। अधिकांश पदार्थ या तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं या प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, किसकी ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। अब देखो, ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व। कौन से गुण को, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होने के गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व। और इनके अनुचुंबकत्व का कारण या इनके चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होने का कारण क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यदि किसी पदार्थ के परमाणु में या अणु में, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, यानी उसका गुण कैसा होगा, अनुचुंबकत्व प्रकार का होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की ओर वो दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है उसे प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व। और प्रतिचुंबकत्व प्रकार का गुण कब आता है, जब उस पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन में, ठीक है, परमाणु, अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनुपस्थित हो। यहां पर तो क्या है, उपस्थित। तो आपको बेसिकली बात क्या ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तब तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि उस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बताओ वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब रंगीन गुणधर्म पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि संक्रमण धातुओं के, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयनों में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो क्या होते हैं,
रंगीन होते हैं, ये बताया था मैंने। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम बात करें तो अधिकांश संक्रमण धातु के जो आयन होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन, अधिकांश संक्रमण धातुओं के आयन डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। डी कक्षक में क्या रखते हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय। और यदि किसी संक्रमण धातु के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं, तो वो संक्रमण धातु का जो आयन है वो अनुचुंबकीय नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु के आयन जो होते हैं वो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व। क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व। और इस अनुचुंबकत्व को मापने के लिए एक भौतिक राशि काम में ली जाती है, जिसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, म्यू से। जिस संक्रमण धातु के आयन का चुंबकीय आघूर्ण जितना ज़्यादा होता है उसमें अनुचुंबकत्व उतना ही ज़्यादा होता है, यानी उसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। क्या बताया मैंने आपको, वापस से सुन लो। अधिकांश संक्रमण धातु के आयन क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और इस गुण को क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व। और अनुचुंबकत्व को मापने के लिए एक भौतिक राशि काम में ली जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, म्यू से। ठीक है, कुछ संक्रमण धातु के आयन ऐसे भी होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित। इसका मतलब वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय होने का मतलब इस गुण को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकत्व। और प्रतिचुंबकत्व पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है यानी म्यू, वो कितना होता है, 0। ये चुंबकीय आघूर्ण तब होगा ना जब वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, और यदि मान लो वो प्रतिचुंबकीय है तो बताओ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सर बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है, उस पर आ जाओ आप। तो बोर्ड परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो जैसे मैंने एक आयन लिखा स्कैंडियम +3, बताओ अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, तो इसको आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया आपको 21 नंबर पे आता है, 3d1,4s2। ठीक है, 3d1,4s2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, स्कैंडियम +3 का कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। क्यों? क्योंकि +3 आवेश है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हो तो पहले S से निकालोगे। तो S से कितने निकल गए, 2, और एक इससे निकल गया। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, 3d0,4s0। तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो बताओ ये पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। अब मैं टाइटेनियम +3 की बात करूं, ठीक है, तो टाइटेनियम +3 अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, इसको हम समझते हैं। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d2,4s2। ठीक है, Ar3d2,4s2। टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो, 3 निकालने ना टोटल, तो 2 तो इससे निकाल दो, 1 इससे निकाल दो। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d1,4s0। तो बताओ ये पदार्थ क्या होगा, अनुचुंबकीय। आपको जब भी आयन दिया हो तो सबसे पहले आपको
आयन के अनुसार उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। तो आयन पर जितना आवेश होता है उस आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आपको उससे हटाने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले S से हटाओगे, फिर किससे हटाओगे, D से। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, Fe+2 लिखना है, लेना है, ठीक है। तो आप पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, 3d6 4s2, ठीक है। अब आप किससे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ऐसे कर दोगे क्या, ये सही है क्या, ये गलत है। आपने D से निकाल दी, पहले आप S से निकालो और फिर आवश्यकता पड़े तो D से निकालो। जैसे +3 कर दूं मैं इसको, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। समझ में आ रही है, +4 कर दूं काल्पनिक रूप से, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d4। समझ में आ रही है मेरी बात। तो बताओ Fe+3 विन्यास क्या होगा, 3d5 4s 0 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये अनुचुंबकीय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर एकमित इलेक्ट्रॉन है तब तो वो अनुचुंबकीय होगा, वरना वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। जैसे जिंक +2 है, बताओ अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s2। तो जिंक +2 का क्या होगा, 3d10 4s 0। तो बताओ ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 बढ़ जाएंगे ऐसे, प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगी। तो क्या एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। सर एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, तो देखो D उपकोष आप बना लेना सबसे पहले। अब मान लो आपके पास D1 विन्यास है तो 1 एकमित इलेक्ट्रॉन होगा, D2 विन्यास है 2 एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे, D3 विन्यास है 3 एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे, D4 विन्यास है 4 5, ठीक है, 5 एकमित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो D6 विन्यास है, कौन सा विन्यास है, D6, जैसे आयरन के केस में होता है। तो छठा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरोगे, तो अब ये तो युग्मित हो गए। एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो। अब एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3, एक और इलेक्ट्रॉन भरे, अब कितने हो गए, 2। अब कितना हो गया, 1, अब कितना हो गया, 0, ठीक है। चलो, तो एकमित इलेक्ट्रॉन है तब तो वो अनुचुंबकीय, और नहीं है तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अब मैंने आपको क्या कहा, अनुचुंबकीय पदार्थों का जो अनुचुंबकत्व का जो गुण होता है उसको मापने के लिए एक भौतिक राशि काम में लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए कितनी होती है, 0। उस चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जिसे स्पिन ओनली फॉर्मूला है, चक्रण मात्र फॉर्मूला कहा जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर होता है √n n+2, √n+2। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन, Bm, बोर मैग्नेटॉन। सर ये फॉर्मूला काम में आता है क्या, बिल्कुल। आपसे बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जहाँ पे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अच्छे से इसको आपको देखना है, समझना है, म्यू निकालना आपको आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, म्यू निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, फॉर्मूला आपको याद हो गया। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, आपसे पूछा गया कि स्कैंडियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कैंडियम +3 का क्या ज्ञात करो, चुंबकीय आघूर्ण। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। स्कैंडियम का क्या लिख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बताओ स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar 3d1 4s2, ठीक है। अब स्कैंडियम +3, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 3। पहले S से निकाल लें, आवश्यकता पड़े तो D से निकाल लें, ये बात ध्यान रखनी है। तो S से निकाल दो 2, लेकिन निकालने कितने हैं, 3। तो S से तो 2 ही निकल पाएंगे, तो एक D का भी निकालना पड़ेगा। तो विन्यास क्या हो जाएगा, 3d0 4s0। अब बताओ यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 0। n का मान 0 हो गया, तो बताओ म्यू कितना होगा, √0 0 + 2, म्यू = 0।
वैसे भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का म्यू 0 ही होता है और कैलकुलेशन से भी कितना आया 0। तो स्कैंडियम +3 का म्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये पदार्थ कैसा है, प्रतिचुंबकीय। कैसा है, प्रतिचुंबकीय। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। आपसे पूछा गया टाइटेनियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो और बताओ कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साइड में टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, 22 पे। तो Ar3D2 4s2, ठीक है। अब टाइटेनियम +3 दे रखा है, तो टाइटेनियम +3 का विन्यास लिख लोगे। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 3। सबसे पहले किससे निकालोगे, S से, फिर आवश्यकता पड़े तो D से। तो आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल पड़ेगी, तो S से तो निकाल लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो, तभी तो 3 निकलेंगे, 2 और 1 3। तो बताओ विन्यास क्या हो गया, 3D1 4s0। अब बताओ 3D1 का मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उपकोष बना के देख लो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब n का मान कितना है, 1। निश्चित रूप से अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। म्यू का मान निकालोगे, म्यू = √1 + 2 n+2। तो बताओ म्यू = क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3 √3 बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू = हो गया √3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे पूछा गया वेनेडियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। वेनेडियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar3D3 4s2, ठीक है। अब बताओ वेनेडियम +3 का क्या होगा, Ar3D कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं ना। तो 2 तो S से निकाल दो और 1 इससे निकाल दो, तो 2 बच जाएंगे इसके अंदर। तो 2 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम का पालन करते हुए। देखो एक इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। जब ये पूरे भर जाए ना, उसके बाद इसमें आना है वापस से, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ऐसे चलना है, ठीक है। तो बताओ वेनेडियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो म्यू = हो जाएगा √2 2 + 2 √2 2 4 4 × 2 8 √8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया मैग्नीज +2 का म्यू ज्ञात करो, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, Ar3D5 4s2। मैग्नीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, Ar3D5 4s0, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं डी में, 1 2 3 4 5। बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो बताओ म्यू = हो जाएगा √5 5 + 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना, बोर मैग्नेटॉन में क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया Fe+ कोबाल्ट का ले लेते हैं, कोबाल्ट +2 ले लिया, ठीक है। तो देखो यदि हम बात करें इसके म्यू की, तो पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 3D7 4s2। कोबाल्ट +2 का लिखो, 3D7 4s0, ठीक है। 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके लिए आपको ये ड्यूपोस बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो
तो बताओ एक में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 बचे, तो 3 यहाँ पर रख देना, तो 3 3 + 2 तो ये 5 हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, √15 क्या आ जाएगा आंसर। तो मैं कितने भी करता रहूँ, जब तक आप अपने क्या कहते हैं अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक आप इसको नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमने बात कर ली चुंबकीय गुणों की। एक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय का मतलब म्यू कितना हो जाएगा 0। अभिलाक्षणिक गुणों में चौथा गुण है उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। 3 गुण हम पढ़ चुके हैं, चौथा गुण कौन सा है, उत्प्रेरकीय गुण। सबसे पहली बात, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अधिकांश जो उत्प्रेरक होते हैं वो संक्रमण धातुओं के होते हैं, या उनके यौगिक जो होते हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, उत्प्रेरक की भांति। इसका मतलब अधिकांश जो उत्प्रेरक हैं वो या तो संक्रमण धातुएं हैं या उनके क्या हैं, यौगिक हैं। अब आपसे बोर्ड परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं, इसका कारण आपसे पूछा जाएगा। तो इसके 2 कारण हैं। कितने कारण हैं, 2 उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने के कारण। कारण नंबर 1, सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति। सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति। और दूसरा कारण है बच्चों इसका, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना। एक और कारण जो आप याद रख सकते हो, इसका कोई कारण नहीं मिलेगा आपको, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। ये वाला कारण तो आपको याद रखना है, इसका कोई कारण नहीं है, डायरेक्ट याद रख लेना इसको, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। परीक्षा में आपको कोई 1 या 2 कारण लिखने होते हैं, ठीक है। ये संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से बताई है। जैसे उपरोक्त सभी आ जाए, 4 विकल्प आपको दे रखे हो, सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, और चौथा दे दे उपरोक्त दोनों, उपरोक्त सभी, तो आंसर ये तीनों होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति का क्या मतलब है। देखिएगा, संक्रमण धातुएं जो होती है, मैंने आपको बताया उनके पास में क्या उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मान लीजिएगा ये क्या है, संक्रमण धातु। इस संक्रमण धातु की सतह पर यहाँ पर मुक्त संयोजकताएं होती है। क्या होती है, मुक्त संयोजकताएं, ठीक है। ये मुक्त क्या है, संयोजकताएं। मुक्त संयोजकताओं का मतलब होता है कि यहाँ पे आके कुछ जुड़ सकता है, ठीक है। मान लीजिएगा कोई अभिक्रिया हो रही है A + B के मध्य, तो खूब सारे A के अणु है, खूब सारे किसके अणु है, B के अणु है। अभिक्रिया कब संपन्न होती है, चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होना क्या है, आवश्यक। अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग कम है। वेग क्या है, कम। वेग कम क्यों है, क्योंकि ए बी से टकरा नहीं रहा है, ए बी से टकरा नहीं रहा है। मान लीजिएगा इस पात्र में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इस पात्र में ये क्या हो रही है, अभिक्रिया। तो ए के जो अणु हैं वो खूब सारे हैं, बी के अणु खूब सारे, ए और बी आपस में टकरा नहीं रहे हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर उत्प्रेरक मिला दिया, संक्रमण धातु मिला दी, मान लो कोई उत्प्रेरक मिला दिया। जैसे N2 + H2 की क्रिया से क्या बनता है, अमोनिया। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं, आयरन काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर मान लीजिएगा कोई उत्प्रेरक संक्रमण धातु मिला दी। तो संक्रमण धातु जैसे आप मिलाओगे तो ए और बी क्या सोचेंगे कि यार कोई नई चीज़ आई है, कोई नई चीज़
आई है। पहले क्या था, ए और बी पास ही नहीं आ रहे थे, आलसी थे, टकरा नहीं रहे थे। कि यार कौन टकराएगा, क्या मिलेगा टकरा के, तो टकराने का इनका मन नहीं था। कुछ टकरा रहे थे, कुछ नहीं टकरा रहे थे, टक्कर कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे ही संक्रमण धातु इसके अंदर आपने मिलाई तो ये ए और बी सोचेंगे यार क्या आया है, नई चीज़ आई है, कोई नई चीज़ आई है, उसको देखते हैं। तो इस ए और इन बी को ये मुक्त संयोजकताएं दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, मुक्त संयोजकताएं। तो ये आके चिपक जाएंगे इसके ऊपर, तो ए और बी यहाँ पर चिपक जाएंगे। अब ए और बी जब आपस में चिपक जाएंगे तो बताओ ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से इनके मध्य टक्कर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी, और टक्कर होने की संभावना बढ़ेगी तो बताओ अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या हो गया, सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति के कारण। दूसरा कारण मैंने आपको बताया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। अब देखिएगा इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिएगा कोई एक अभिक्रिया हो रही है 2I- प्लस H2O8-2 के मध्य। ठीक है, जब आपने इस अभिक्रिया को करवाया, मान लीजिएगा यहाँ पे Fe+3 नहीं था, तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, बहुत धीमी गति से होगी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, Fe+3 आयन मिला दिया। तो Fe+3 आयन के कारण इस अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। किस प्रकार बढ़ेगा, क्योंकि Fe+3 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा करके इस अभिक्रिया को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, देखो अभिक्रिया के वेग को Fe+3 पहले क्या करेगा, I- के साथ अभिक्रिया करेगा। Fe+3 I- के साथ अभिक्रिया करके I- को किस में बदल देगा, बताओ I2 में बदल देगा। तो I- किस में बदल गया, I2 में। अब देखो ये Fe+3 I- को I2 में बदल पा रहा है। क्यों बदल पा रहा है, क्योंकि Fe+3 खुद क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। खुद अपचयित हो पा रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकृत कर रहा है। ये देखो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। Fe+3 ने I- को पहले क्या किया, ऑक्सीकृत किया। क्यों किया इसको ऑक्सीकृत, क्योंकि ये अपचयित हो सकता है। क्यों हो सकता है अपचयित, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। I- को इसने क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया। बताओ ये ऑक्सीकरण है कि नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीकरण। और ये क्या है, अपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। यहाँ पे -1 ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पर 0 है I की। ठीक है, तो Fe+3 ने पहले I- को क्या कर दिया, ऑक्सीकृत किया। क्यों किया, क्योंकि खुद क्या हो गया, अपचयित हो गया। खुद अपचयित होगा तो ही तो इसको ऑक्सीकृत कर पाएगा। अब जब ये अपचयित होकर Fe+2 में आया तो इस Fe+2 ने H2O8-2 को ऑक्सीकृत कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीकृत, यानी ऑक्सीकरण कर दिया, और खुद क्या हो गया। अब देखो ये जो Fe+2 बना, इस Fe+2 ने इस H2O8-2 को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया। क्या कर दिया, अपचयित कर दिया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीकृत। तो खुद ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों हो पा रहा है। इसका मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा तो ही हो पाएगा ना ऑक्सीकृत अपचयित। तो खुद ऑक्सीकृत अपचयित हो पा रहा है, इसी वजह से ये इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण से भी डी ब्लॉक के जो धातुएं होती है वो क्या दर्शाती है, उत्प्रेरकीय गुण। अगर मान लो Fe+3 यहाँ पर Fe+2 में नहीं जा पाता तो क्या ये अभिक्रिया उत्प्रेरित हो पाती है, क्या नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण से डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो उत्प्रेरक की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। हालांकि ये आपसे इक्वेशंस नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक की धातुएं उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, कारण बताओ। तो आपको 2 कारण बता देने हैं। नंबर 1 सतह पर मुक्त संयोजकता की उपस्थिति, और नंबर 2 परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। अभिलाक्षणिक गुणों में 5वां अभिलाक्षणिक गुण है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। तो देखिएगा अंतराकाशी यौगिकों का क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में निबिड़ संकुलन पढ़ाया था, याद होगा आपके। यदि आपने नहीं पढ़ाया तो अलग बात है। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि
किसी क्रिस्टल जालक में परस्पर स्पर्श करते हुए अवयवी कणों की जो सुव्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु के क्रिस्टल जालक में धातु परमाणु जो होते हैं वो अत्यंत पास में उपस्थित होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित होते हैं। इसके बावजूद उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं। क्या मतलब है, देखिएगा, मान लीजिएगा हमारे पास में कोई धातु है, धातु का कोई क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल में जो धातु परमाणु है वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निबिड़ संकुलित है। वो कितना भी पास में उपस्थित हो उसके बावजूद उनके मध्य, परमाणुओं के मध्य छोटे छोटे खाली स्थान रह जाते हैं। तो वो ये खाली स्थान है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आप 4 बॉल ले लो, उनको एकदम आपस में टच करते हुए व्यवस्थित कर दो, तो बीच में खाली स्थान रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 बीच में खाली स्थान रहेगा। वो जो खाली स्थान है ना, उसे हम कहते हैं अंतराकाश। क्या कहते हैं, अंतराकाश। तो मैंने क्या बताया आपको कि किसी धातु के क्रिस्टल में धातु परमाणु अत्यंत पास उपस्थित होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित होते हैं। इसके बावजूद उन धातु परमाणुओं के मध्य छोटे छोटे खाली स्थान शेष रह जाते हैं। उन खाली स्थानों को क्या कहते हैं, अंतराकाश। जब इन अंतराकाशी स्थानों में, अंतराकाश या अंतराकाशी स्थान एक ही बात है, जब इन अंतराकाशी स्थानों में कोई अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन या नाइट्रोजन या कार्बन आकर उपस्थित हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर उपस्थित हो गया या नाइट्रोजन आकर उपस्थित हो गया, तो अब ये जो यौगिक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी यौगिक कहेंगे। क्या मतलब है इस बात का, वापस से सुन लो। सबसे पहले अंतराकाश का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अंतराकाश का मतलब किसी धातु के क्रिस्टल में धातु परमाणु अत्यंत पास उपस्थित होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उपस्थित होते हैं, इसके बावजूद उनके मध्य छोटे छोटे खाली स्थान शेष रह जाते हैं। उन छोटे छोटे खाली स्थानों को क्या कहा जाता है, अंतराकाशी स्थान। जैसे अंतराकाशी स्थान है, ठीक है। ये देखो, मैं 4 बॉल ले लेता हूँ। ये क्या है, अंतराकाशी स्थान। जब इन अंतराकाशी स्थानों में कोई अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन या बोरोन या नाइट्रोजन या कार्बन आकर उपस्थित हो जाए, क्या हो जाए, उपस्थित, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो अंतराकाशी यौगिक की परिभाषा क्या होगी, आपसे मान लो पूछ ले कि अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि धातु के क्रिस्टल में उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में जब कोई अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन या बोरोन या नाइट्रोजन या कार्बन आकर उपस्थित हो जाए, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये जो यौगिक होते हैं बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। ये यौगिक क्या होते हैं बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। ये यौगिक क्या होते हैं बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। जैसे MN4N, जैसे VH0.56, जैसे Fe3H। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको रट लेने हैं। क्या प्रश्न आता है, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, या तो परिभाषा पूछेगा या आपसे कहेगा कि अंतराकाशी यौगिक के कोई 2 उदाहरण लिखो या फिर कोई एक उदाहरण लिखो, तो आप MN4N, VH.56 और Fe3H आदि याद रख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है TiC, ठीक है।
F2 अंतराकाशी यौगिक कैसे हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक है, मतलब कोई प्रॉपर फॉर्मूला इनका नहीं होता। देखो आपको कुछ अजीबोगरीब फॉर्मूले नज़र आ रहे होंगे, Mn4n VH.56 Fe3H TiC, अजीबोगरीब फॉर्मूले हैं, अजीबोगरीब फॉर्मूले होते हैं, तब ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये यौगिक जो होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर। कुछ बोरोइड्स तो ऐसे हैं जिनकी कठोरता हीरे से भी क्या होती है, ज़्यादा। बोरोन वाले जो अंतराकाशी यौगिक है उनकी कठोरता तो हीरे से भी क्या होती है, ज़्यादा। अगली बात आपको याद रखनी है, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं बच्चों, सुचालक। रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अक्रिय, और इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, MP व BP क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये 4 गुण आपको इनके याद रखने हैं। अभिलाक्षणिक गुणों में छठा गुण है मिश्र धातु का निर्माण। देखिएगा, सबसे पहली बात, मिश्र धातु क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं, प्रकार की धातुएं, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुएं आपस में मिश्रित होकर समांगी मिश्रण बनाती है, तो उस समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल है, पीतल में कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है। जैसे कांसा है, कॉपर प्लस क्या होता है, टिन होता है। जैसे जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक होता है। गन मेटल है, गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, प्लस टिन होता है। और भी कई मिश्र धातुएं होती है जो आप बुक्स में से देख लेना। फिलहाल हमारा मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स याद रखना उद्देश्य नहीं है, अपन को ये जानना है कि संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण क्यों करती है। देखिएगा, मिश्र धातु कैसे बनती है, पहले तो उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कॉपर का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, कॉपर का। इसमें हमें जिंक मिलाना है, क्या मिलाना है, जिंक। ठीक है, अब जो धातु अपन इस धातु में मिला रहे हैं, उस धातु के परमाणु का आकार यदि इस धातु के परमाणु से बहुत बड़ा या बहुत छोटा होगा, तो क्या बताओ, ये जिंक इसको प्रतिस्थापित कर पाएगा क्या, ये धातु इसको प्रतिस्थापित कर पाएगी क्या, नहीं। जो धातु आप किसी दूसरी धातु में मिला रहे हो, तो मिलाई जाने वाली धातु और जिसमें मिला रहे हो उनके परमाणु का आकार लगभग क्या होना चाहिए, समानता की फिटिंग क्या हो जाए, अच्छी सी हो जाए। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है वो लगभग क्या होता है, समान। लगभग समान आकार होने के कारण से क्या होता है कि एक धातु दूसरी धातु की जगह अच्छे से क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। जैसे कॉपर का क्रिस्टल है ना, इसमें आपको जिंक मिलाना है, तो जिंक के परमाणु का आकार मान लो लगभग इतना ही है, तो जिंक इसको कॉपर को हटा देगा और यहाँ पे जिंक आ जाएगा। तो बताओ, ऐसी स्थिति में मिश्रण समांगी बनेगा या नहीं बनेगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, मिश्र धातु। तो एक तो लगभग समान आकार होता है। ठीक है, दूसरा, क्रियाशीलता इनकी कम होती है। क्रियाशीलता क्या होती है, कम। क्रियाशीलता कम होने के कारण ये आपस में क्रिया नहीं करते हैं। जैसे जिंक को कॉपर मिलाओगे तो जिंक और कॉपर के बीच में क्रिया नहीं होगी, अगर क्रिया होती तो कोई तीसरी चीज़ बन जाती, मिश्र धातु नहीं बनती। ठीक है, तो एक तो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम, एक इनका आकार लगभग क्या होता है, समान, जिसके कारण से ये मिश्र धातु निर्माण की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। अथवा अभिलाक्षणिक गुण है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। सबसे पहली बात, संकुल क्या होते हैं, संकुल का मतलब होता है जटिल यौगिक। जटिल यौगिक क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 9 में आपको बताया जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे K4FeCN6 है, देखो जटिल फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, K4FeCN6 है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे K3FeCN6 है, जैसे Fe4FeCN6 है। ठीक है, Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं जिनको अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे।
फिलहाल हमें याद रखना है कि संक्रमण धातु जो होती हैं वो संकुल निर्माण की क्या रखती है, प्रवृत्ति, यानी जटिल यौगिक बनाने की क्या रखती है, प्रवृत्ति। जैसे यहाँ पर देखो आयरन का क्या है, जटिल यौगिक है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे कोबाल्ट का लिखा CuNH3 6Cl3, ठीक है। निकल का लिखा। तो जो जटिल यौगिक होते हैं वो संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं ज़्यादातर। इसका कारण क्या है? कारण क्या है देखिएगा, 3 कारण है इसके। नंबर 1, उच्च आवेश घनत्व, उच्च आवेश घनत्व, ठीक है। आवेश घनत्व इनका उच्च होता है जिसके कारण से संकुल निर्माण की क्या रखती है, प्रवृत्ति। दूसरा कारण है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और तीसरा कारण है रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। तो ये 7 क्या है, अभिलाक्षणिक गुण किसके, डी ब्लॉक के तत्वों के। 5 मैंने आपको सामान्य गुण पढ़ाए और 7 मैंने अभिलाक्षणिक गुण पढ़ाए। तो इसी के साथ डी ब्लॉक कंप्लीट होता है।